नमस्कार शोधार्थियों। कहना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय की सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज की हमारी अगली कड़ी है अविनाश दास। ग्राम बरहेता, पोस्ट लहरिया सराय, जिला दरभंगा। इनकी शिक्षा दीक्षा स्कूली पढ़ाई रांची में और कुंवर सिंह कॉलेज दरभंगा से इन्होंने बीए किया। प्रभात खबर से इनकी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। पटना और देवघर इन संस्करणों के स्थानीय संपादक के रूप में भी रहे। मैक्सेसी वीरन राजेंद्र सिंह की अगुवाई में चलने वाले पानी के कामों पर इन्होंने मोहन श्रोत्री के साथ 5 किताबें भी लिखी। एनडीटीवी इंडिया में आउटलुक एडिटर रहे। दैनिक भास्कर समूह में कार्यकारी संपादक के रूप में भी अविनाश दास रहे। मूलतः वे पत्रकार रहे, फिर इन्होंने अपना पोर्टल बनाया मोहल्ला लाइव नाम से। इनका मन हमेशा फिल्मों में अटका रहा, इसलिए सारी हिम्मत जुटाकर मुंबई चले गए। अब फिल्में बना रहे हैं। अविनाश दास भारतीय फिल्म निर्देशक के रूप में, कवि के रूप में और पूर्व पत्रकार के रूप में अच्छी तरह से अब चिन्हे पहचाने जाते हैं। हिंदी सिनेमा में भी लगातार सक्रिय हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनारकली ऑफ आरा, शी, रनअवे लुगाई, रात बाकी है, ऐसी कई फिल्मों और वेब सीरीज का निर्देशन अविनाश दास कर चुके हैं। जीवन कर्जा गाड़ी है, ये गज़ल संग्रह इनका अंकिता प्रकाशन से प्रकाशित हो चुका है। जो साथी और शोधार्थी बहुत नज़दीक से उन्हें पहचानते हैं, दोस्त यार उनके लिए कहते हैं कि हर जगह मोहब्बत की बोली बोलने वाले, अत्यंत सहज, सरल और मिलनसार और यारबाश प्रिय कवि हैं अविनाश दास। लेखक हैं, पत्रकार हैं, फिल्मकार हैं। अविनाश दास जी दावों और वादों के लिए पक्के माने जाते हैं। आइए आज हम अपनी इस कड़ी में इस कलाकार, निर्देशक, पत्रकार, फिल्मकार के भीतर छिपे बैठे कवि को टटोलते हैं शोधार्थियों। इनकी पहली कविता जो मैं आज आपके साथ पढ़ूंगी और उसके बाद उस पर बातचीत करूंगी। हमारे पास है पृथ्वी जितना मन, पेड़ पौधे अनंत, नदी में बहते हुए मिट्टी के अनगिनत कण, समंदर का खारा पानी। जहाँ जहाँ गई यह देह, वहाँ वहाँ घूमा मन। सबसे ज्यादा रहा एक कस्बे में, उससे थोड़ा कम दिन पटना में गंगा किनारे रात बिरात। यहीं चढ़ी वो गालियां जुबान पर, जो मुल्क के 70% समाज में बोली भुनभुनाई जाती है। लेकिन कविता के चौराहे पर आकर हमारी भाषा संपादित हो जाती है। कविता में एक अच्छा आदमी बनने की होड़ में है हमारे कवि। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। कविता में एक अच्छा आदमी बनने की होड़ में है हमारे कवि। 10 लोगों के बीच सबसे अधिक गैर मनुष्य, अपने गांव में श्रम विहीन अन्न की कश्ती पर सवार, वे पार करना चाहते हैं इतिहास की सरहद। एक लघु पत्रिका में उन्होंने पढ़ा, कविता इतिहास से अधिक मूल्यवान है, शाश्वत है, उन्हें संतोष है। कविता का उनका इतिहास इसी विचार की बुनियाद पर लिखा जाएगा। वे सचिवालय में घूस लेंगे, ट्रेन पर टिकट लेंगे तो इस डर से कि कहीं टीटी पकड़ न ले। जुलूस में शामिल होंगे कि उन्हें क्रांति की कतार का कवि माना जाए, और एक रिक्शे वाले से 5 रुपए के लिए गाली गलौज करेंगे, लेकिन कविता के एकांत में उनका हृदय पिघल जाएगा और वे मनुष्यता के गीत लिखेंगे। दायित्व की कड़ियां जोड़ेंगे, दया के छंद रचेंगे। श्रोता समाज आंखों में पानी भर भर कहेगा, वाह वाह। मैं भी होना चाहता हूँ कवि, कविता में बड़ा नाम है, लेकिन संपादक बैरंग वापस कर देते हैं कविता के लिफाफे। मैं दुखी होकर गाली देता हूँ और मुल्क के 70% समाज में शामिल हो जाता हूँ। यहाँ कितना संतोष है, संताप मिटाने वाले सैकड़ों रिश्ते। मैं कविता की रेत पर रचना चाहता हूँ ढेर सारी गाली। कवि मित्र जो कहें सो कहें। साथियों, अविनाश दास जी की शर्त है मनुष्यता की शर्त।
आम हो जाने में, सर्वसाधारण के बीच घुल मिल जाने में, दोस्ती यारी निभाने में, संबंधों की गर्माहट को समझने में, रिश्तों को बचाने में, रिश्तों को संभालने में, और जो कुनबा है, जो कस्बा है, जो छोटे शहर, नगर, महानगर हैं, उनमें किस तरह से लोग रचे बसें और एक फैब्रिकेशन से बचें, कृत्रिमता से बचें, कृत्रिम संबंधों और जिसको कहते हैं कि हिसाबी किताबी रिश्ते, जो जो व्यावसायिक रिश्ते होते जा रहे हैं, लेन देन की स्थिति बन रही है। और इस फैब्रिकेशन में एक शो ऑफ है, एक प्रदर्शन प्रियता है, होने और दिखने के फर्क को दरअसल अविनाश दास यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि कविता निश्चित तौर पर संवेदना, मर्म को, करुणा को उभारती है, जगाती है, लेकिन मर्म को आप कितना समझ रहे हैं, कितना गढ़ रहे हैं और कितना आपके भीतर वो है, या किसी की वेदना क्या सचमुच आपकी आंखों में उमड़ आई, या जब जब संबंधों को निभाना हुआ, जब जब रिश्तों को निभाना हुआ, किसी के काम आना हुआ, किसी के काम पर जाना हुआ, किसी के लिए फ़र्ज़ अदायगी की, तो बिना जताए बताए और डंका बजाए कितने लोग साथ निभाते हैं। अविनाश दास चिंतित हैं और कहते हैं, फिर तो मेरा वो कस्बा ही सही, मेरा वो मोहल्ला ही सही, मेरे वो सीधे सादे लोग ही सही, जिनके बीच में गालियाँ सीखता रहा, बकता रहा और हल्का होता रहा, क्योंकि ढोने में, शिष्टता को ढोने में, सभ्यता को ढोने में, कविता के आवरण में और कविता को लपेट कर रेशमी से सजाने में दिल पर भार हुआ करता है, जो सच्चा है, जो पारदर्शी है, जो अब भी मनुष्यता को बचाए रखना चाहता है, जो इस गरिमा को बचाए रखना चाहता है, जो कविता को बचाए रखना चाहता है, वो कविता से भाग कर आता है और कहता है कि वहाँ मन नहीं रमता, वहाँ मुझे झूठ, प्रपंच, ढोंग और दिखावा दिखने लगा है, मुझे वहाँ लोग होते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, ऐसी स्थिति आती है। तो इससे तो बेहतर मेरा वो कस्बा, वो मोहल्ला है, जहाँ जो लोग जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं और बोल बर्ताव करते हैं। दूसरी कविता है, एक गांव था जो कभी, वही एक जगह थी जहाँ हम पहुँचना चाहते थे, एक घर बनाना चाहते थे, जिंदगी के आखिरी वर्षों की योजना में खाली पड़ी कुल 4 कट्ठा जमीन पर। एक दालान का नक्शा भी था जहां खाट से लगी बेंत की एक छड़ी के बारे में हम सोचते थे। बाबूजी के पास कुछ सालों में नई डिजाइन की एक छड़ी आ जाती थी। बाबा के पास एक छड़ी उस रंग की थी जिसका नाम पीले और मटमैले के बीच कुछ हो सकता था। उनके चलने की बहुत कुछ डूबती सी स्मृतियां हैं जिसमें सिर्फ आवाजें हैं, खट खट खट, एक लय में गुथी हुई ध्वनि। अक्सर अचानक नींद में हम जागते हैं, जैसे वैसी ही खट 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 अभी भी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर तक आ रही है ध्वनि। वही एक जगह थी जहां जाकर हम रोना चाहते थे, लगभग चीखते हुए आम के बगीचों के बीच खड़े होकर। रुदन जो बगीचा खत्म होने के बाद नदी की धीमी धार से टकराकर हम तक लौट आता, सिर्फ हम जानते कि हम रोए, सिर्फ हम जानते कि हम रोए। थकान और अपमान से भरी यात्राओं में बहुत देर तक हम सिर्फ गांव लौटने के बारे में सोचते रहे। सोचते हुए हमने शहर में एक छत खरीदी, सोचते हुए हमने नई रिश्तेदारियों का जंगल खड़ा किया, सोचते हुए हमने तय किया कि ये दोस्त हैं, ये दुश्मन, ये ऐसा है जिससे कोई रिश्ता नहीं। सोचते हुए ही हमने भुला दिए गांव के सारे चेहरे। एक दिन गूगल टॉक पर ललित मनोहर दास का आमंत्रण देखकर चौंके। ऐसे नाम तो हमारे गांव में हुआ करते थे, जैसे हमारे पिता का नाम लक्ष्मीकांत दास, उनके चचेरे भाई का नाम उदयकांत दास। स्वीकार के बाद का पहला संदेश एक आत्मीय संबोधन था, मुन्ना चा। हैरानी इस बात की है कि संबोधन का मुझ पर कोई असर नहीं था। इस बात की जानकारी और जिक्र के बावजूद कि संबोधन का स्रोत दरअसल गांव ही है,
वो एक लड़का जो मेरी ही तरह गांव से निकलकर अब भी गांव लौटने की सोच रहा है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ एक दूसरे घर के बारे में, जो बुंदेलखंड या पहाड़ के किसी खाली कस्बे में मुझे मिल जाता। मंगल पर पानी की तस्वीरों के बाद एक वेबसाइट पर मामूली रकम पर अंतरिक्ष में जमीन खरीदने की इच्छा भी जाग रही थी। अपनों के बगैर की गई यात्रा में बहुत दूर तक साथ नहीं देती स्मृतियां। अपनों के बगैर की गई यात्रा में बहुत दूर तक साथ रही स्मृतियां, जिसमें चेहरे थे और थे कुछ संबोधन, सब छूट गया, सब मिट गया। अब सिर्फ मैं हूँ, अब सिर्फ मैं हूँ। मेरी उंगलियां कंप्यूटर पर चलती हैं, आंखें स्क्रीन पर जमती हैं, कोई दे जाता है चाय की एक प्याली बगल में। मैं कृतज्ञ हूँ अपने वर्तमान का, मैं कृतज्ञ हूँ अपने वर्तमान का। पुरानी तस्वीरों से भरा एल्बम पिछली बार शहर बदलते हुए कहीं खो गया। साथियों, एक कलाकार के पास स्मृतियां ही होती हैं, उसका संग्रहालय। स्मृतियां ही उसे समृद्ध करती हैं। हर बात से जुड़ी हुई स्मृति, हर क्षण की स्मृति, हर संबंध से जुड़ी हुई स्त्री, गांव, घर, यार, परिवार, मोहल्ला, कस्बा, दोस्त और रकीब भी, उन सब की जुड़ी हुई स्मृतियां आपको लबालब करती हैं, आपको समृद्ध करती हैं। बल्कि ये स्मृतियां ही हैं जो आपको मनुष्य बनाती हैं और आगे चलने का पाथेय थमाती हैं, आपको बड़ा बल देती हैं। लेकिन अविनाश दास उकता गए हैं इस कॉन्क्रीट, इस बनाई हुई, बल्कि पत्थरों से सजाई हुई दुनिया में एकदम यंत्रीकृत होते जा रहे हैं हम। और जड़वत एक मशीन, एक स्क्रीन और कुछ बटन्स के कंट्रोल में हैं हम उन्हें कंट्रोल नहीं करते, वे हमें कंट्रोल कर रही हैं। और जब वे हमें कंट्रोल कर रही हैं तो हमारे भीतर का मर्म, हमारे भीतर का वो लगाव, वो जुड़ाव, वो अपनापन और वो जो जोड़ती थी सुधियाँ, वो जो मुन्ना चा का संबोधन है, दरअसल बड़ा आत्मीय संबोधन है। जो गांव का बेटा होकर, गांव का कोई बच्चा होकर अपने आप को परिवार की तरह आंकता है, वो बात अब इन महानगरों में और बल्कि इस मशीनीकृत, इस यंत्रीकृत दुनिया में उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। इसी ओर संकेत करती है अविनाश दास की कविता। बेहतरीन कविता है। और इस कंक्रीट फैब्रिकेटेड दुनिया में वो भीतर का कवि उकता गया है। वो बचा नहीं पाता अपने उस पाथेय को, बचा नहीं पाता अपनी उन स्मृतियों को, सुधियों को, उन संबोधनों को जिनमें इतना अपनाव, इतना लगाव, इतना जुड़ाव था। तीसरी जरूरी कविता, वह सब लिखा जा चुका जो सबसे बेहतर हो सकता है। जिन्न की कहानी, परियों की कविता, गणित की सवाल, विज्ञान की बारीकी, विचार जिंदगी की उधेड़ बुन में फूटते हैं। एक अच्छा मकान, चिकनी सड़क, साफ हवा, सीधी धूप वाली बालकनी, बैंक की आसान सुलझी हुई किश्तें विचार के रास्ते में बाधा हैं। एक नए बनते शहर में पुराने विचार ज्यादा काम आते हैं। वह सब सोचा जा चुका जो सबसे बेहतर हो सकता है। जाति के समीकरण, मजदूरों की मुक्ति, दलितों का समाजशास्त्र, आधुनिकता का उत्कर्ष, सादा कागज, खाली दिमाग, अनबुझी प्यास। सादा कागज, खाली दिमाग, अनबुझी प्यास उत्तम रचना के लिए खतरनाक है। जहां मेट्रो की सरपट लाइनें बिछ रही हैं, वहां बेरोजगार का क्या काम? वे सारी भर्तियां हो चुकी हैं जो सबसे बेहतर हो सकती हैं। बैंक में क्लर्क, रेलवे में गार्ड, मीडिया में नौकर, होटल में बैरा। बैंक में क्लर्क, रेलवे में गार्ड, मीडिया में नौकर, होटल में बैरा। इस हरी भरी पनियल धरती पर अनगिन मकान, काली गधाती सड़ी हुई नदी के किनारे अनगिन झुग्गियां। आहा, जो लोग दूर दराज से बसने की चाव लेकर आते हैं, जो रोजी रोजगार और शिक्षा के तलाश में महानगरों में आते हैं, वे दरअसल इस
सड़ी हुई गंधाती हुई नदी के किनारे अनगिनत झुग्गियों में बसते हैं। वे कहाँ जाएंगे? वे कहाँ जाएंगे जिनका पुश्तैनी घर किसी गांव में था? बचपन के दोस्त की आखिरी चिट्ठी में ढह चुका अखबार के वर्गीकृत विज्ञापनों में वे सारी हसरतें भरी जा चुकी जो सबसे बेहतर हो सकती थी, जो सबसे बेहतर हो सकती थी, जैसे सोसाइटी में फ्लैट, एक अच्छी बधू, विदेश की उड़ान, लॉटरी के नंबर। वो गीत तक लिखा जा चुका जो सबसे बेहतर हो सकता है। छोटे छोटे शहरों में ऐसी भोर दोपहरों से हम तो झोला उठाकर चले। अब और क्या बचा है? अब और क्या बचा है शहर में जहां प्रधानमंत्री रहते हैं? महानगर की बात है, दिल्ली की बात, दिल्ली की बसावट और चकाचौंध और सचमुच जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, जो झुग्गियों झोपड़ियों में जो विस्थापित होकर स्थापित होने की इच्छा लेकर, बसने की इच्छा लेकर और दिल्ली जैसे महानगर में अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी में उस कामना और इच्छा को लेकर आते हैं कि हम अपनी राजधानी में जा रहे हैं, राज करेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, रौनक देखेंगे, रोशनी करेंगे और हम भी उसके उन्नयन में, उसकी उन्नति में कहीं सहायक होंगे। अविनाश दास उस सब की परतें खोल देते हैं, उस सब की कलई खोल देते हैं। दिल्ली केवल लुटियन जोन नहीं है, दिल्ली में भी ये जे कॉलोनी भी है, ये झुग्गी झोपड़ी बस्तियां भी हैं जो जमुना के किनारे बसी हुई है, सड़ रही, गंधा रही हैं। छोटे छोटे शहरों में ऐसी भोर दोपहरों में हम तो झोला उठाकर चले। अब क्या बचा है शहर में जहां प्रधानमंत्री रहते हैं? न सोचने की ताकत, न जीने की चाह। सफल लोगों की दुनिया में सबसे अधिक बसते हैं हारे हुए लोग। हमारी क्या वहां गिनती? हम जनगणना में भी शुमार नहीं। हम केवल वोटर के रूप में तब्दील हो रहे हैं। हम केवल मतदाता हैं उनके लिए। हम केवल उनके लिए इस्तेमाल की, चुनाव में इस्तेमाल की चीज भर है। हमारी कोई गिनती कहीं नहीं है। ऐसे विशिष्टों के बीच हम शेष की बात कौन करे? ऐसे जहां नेतृत्व करते हुए ये गणमान्य लोग हैं, हम जैसे जन मन का गण कौन करे? तो सफल लोगों की दुनिया में सबसे अधिक बसते हैं हारे हुए लोग। हम हारे हुए लोग बेहतर रचना की प्रतीक्षा में रिक्त होते जाएंगे और वे उतनी ही पुरानी कविता, उतना ही पुराना विचार सुनाएंगे जितना पुराना उनका अहंकार है। विनम्रता इस दुनिया की सबसे हसीन चीज है। विनम्रता इस दुनिया की सबसे हसीन चीज है जो किसी भी रचना, नौकरी, मकान, गीत, विचार से बेहतर है। विनम्रता इस दुनिया की सबसे हसीन चीज है जो किसी भी रचना, नौकरी, मकान, गीत, विचार से बेहतर हारे हुए लोगों की सबसे बड़ी हिम्मत है। हारे हुए लोगों की सबसे बड़ी हिम्मत है। अविनाश दास कहते हैं, वो सब कुछ उठाकर फेंक दो दिल्ली का कंक्रीट जमुना में, जो सड़ रही है, गंधा रही है, जिसका अब कहीं मोल नहीं, भाव नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं रहता। और ये जो मानवीयता है, ये जो संबंधों का निर्वाह है, ये जो एक दूसरे की पीड़ा में, वेदना में आंखों का भराना है, एक दूसरे के लिए नम होना है, विनम्र होना है, यह अगर इस महानगर से, इस मेट्रोपॉलिटन से और इस राजधानी से गायब है तो पूरी दिल्ली का दिल कहाँ है? अब बेदिल दिल्ली से उकता चुका है कवि का मन। वो रीत रहा है और कह रहा है, यहाँ अब देने के लिए, यहाँ अब पाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है यदि विनम्रता नहीं बची है, यदि संबंधों की सरोकार नहीं बची है। बहुत शुक्रिया शुद्धार्थी।